हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का इस वीडियो सीरीज़ में बहुत बहुत स्वागत है। मार्केट ने फाइनली लास्ट टू लास्ट वीक में जो थोड़ी बहुत हलचल दिखाई थी उसको कंटिन्यू करके इस वीक बहुत अच्छा मूवमेंट हमें दिखाया है। हालांकि वो डाउन साइड दिखाया है, लेकिन अभी उसमें ऐसा कोई घबराने की बात नहीं है। आगे यहाँ से क्या करेगा वही समझने के लिए जो संभावनाएँ हैं आज हम उसकी बात ज़रूर करेंगे। चलिए चार्ट्स पे चल के समझ लेते हैं कि सेक्टर्स हमें क्या दिखा रहे हैं और फिर कंक्लूजन में सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे ही। शुरू करते हैं आज का वीकली मार्केट सिनेरियो। सो चलिए बात कर लेते हैं निफ्टी के बारे में। क्या बात करते आ रहे हैं, दूर रहना है इससे जब तक कोई क्लैरिटी ना दे और 18,300 450 का जोन डिसाइसिवली ब्रेक ना कर दे, जो अभी तक आपने देखा नहीं हो सका। इसके अलावा आपको पता है कि ये हमने बात की थी कि एक जो हमारी वाइड रेंज है वो तो है ही कि 17,300 200 और अपर साइड 18,300 400, उस तरह के लेवल तो यहाँ दिए ही हैं हमने। लेकिन हमने लास्ट टाइम आपको कहा था कि ये जो एक मिड वाली जोन है 17,700 से 800 की, ये ब्रेक नहीं होनी चाहिए। अब अगर इसे फैब के एंड होने से पहले अच्छा करना है, क्या देखा आपने, उसने वो अच्छा नहीं किया, उसने वो तय नहीं किया और बहुत ही ब्रूटल तरीके से उस लेवल को ब्रेक किया है, जो आपने देखा है कि उसका अंजाम अभी तक क्या रहा है। सो क्लियरली उसने एक बार फिर से वही दिखाया कि इसे ऊपर अभी जाने का मूड फैब मंथ में नहीं है। मे बी मार्च में जाएगा तो जाएगा, बाकी डिटेल में कंक्लूजन में बात करेंगे ही। ओवरऑल लेवल के तौर पर कहीं कोई चेंज नहीं है, फॉल कंटिन्यू है। थोड़ा बहुत और गिरना चाहे बिल्कुल गिर सकता है, उसके बाद इसमें एक अच्छा बाउंस वापस से ज़रूर आना चाहिए। और अब ये आ गए हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पर। बैंक निफ्टी में आपको याद होगा हमने क्लियरली बात की थी कि अगर ये ऊपर जा भी रहा है तो भी मैं बहुत ज़्यादा कन्विंस नहीं हूँ। बैंक निफ्टी का चार्ट डिफरेंट है। वो तो जब तक 43,500 600 का एरिया, यानी जो बिल्कुल हाई के आसपास का एरिया है, उसको ब्रेक नहीं कर देता, तब तक बैंक निफ्टी से तो दूर ही रहना है। क्या देखा है आपने, ज़्यादा ही गिरता नज़र आया है, वापस पूरे लो के आसपास आ चुका है और इसमें जैसा मैं पहले से बोलता आ रहा हूँ ज़्यादा गिरने का पोटेंशियल है। जी हाँ दोस्तों, अगर नीचे और गिरना चाहे ये बिल्कुल गिर सकता है, नहीं गिरना चाहे ये यहाँ खड़ा हो सकता है। हालांकि ये जो सपोर्ट थे वो हमने दिए हुए थे कि 39,500 39,000 ये जो एरियाज़ हैं इसके आसपास ये अपने आप को संभालना चाहे बिल्कुल संभाल सकता है। अभी तक इन्हीं जोन में संभालता नज़र आ रहा है, लेकिन अगर इसको एरियाज़ को ब्रेक करता है तो फिर ज़्यादा प्रॉब्लम में ये आ सकता है। तो क्या चुनेगा, कैसे करेगा, वो हम देखेंगे। फिलहाल इसे दूर ही रहने की ज़रूरत है। और अब आ गए हैं फार्मा सेक्टर के चार्ट पर। फार्मा सेक्टर में कोई भी टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, पूरी तरीके से दूर रहने की बात इस लेवल के ब्रेक करने से हम करते आ रहे हैं। उसके बाद से वो अपने डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू करता आपको नज़र ही आ रहा है, तो उस पूरे व्यू में कोई चेंज नहीं है। नीचे जाना चाहे, जैसा हम पहले बात कर चुके हैं, ये और नीचे जा सकता है। 11,000 साइड भी जाना चाहे ये बिल्कुल जा सकता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब जाएगा या नहीं वो हम देखेंगे, लेकिन जब तक ये 13,000 लेवल को ब्रेक नहीं कर देता प्रॉपरली, हम इसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होंगे। और अब आ गए हैं मेटल सेक्टर के चार्ट पर। मेटल सेक्टर में भी जैसा मैंने आपसे कहा था, जब तक 6600 के ऊपर नहीं चलेगा इसमें भी हम किसी तेज़ी की उम्मीद अब नहीं कर रहे हैं। सपोर्ट लेना चाहे, जैसा हमारे एरिया को सपोर्ट ले रहा था, यहीं में काम करना चाहे बिल्कुल कर सकता है, रेंज बना सकता है, लेकिन जब तक लेवल ब्रेक नहीं करेगा दूर ही रहना है। क्या देखा है आपने अभी तक, सपोर्ट हमारा जो होल्ड कर रहा था इस वीक उसको ब्रेक करता डिसाइसिवली नज़र आ रहा है। इसका साफ मतलब है थोड़ा बहुत और करेक्शन करने के मूड में है। ये बिल्कुल जा सकता है, याद रखिएगा, मैं इसके बारे में पहले भी बता चुका हूँ। सपोर्ट ये कौन सा अब लेगा वो हमें क्लैरिटी नहीं है। काम हमें तभी करना है जब ये ऊपर अच्छे से निकलता नज़र आएगा। तो जब तक नहीं हो रहा है पूरी तरह से मेटल सेक्टर से दूर ही रहने की ज़रूरत है। और ये रहा एनर्जी सेक्टर का चार्ट। एनर्जी सेक्टर के चार्ट में भी जैसा हम बात करते आ रहे हैं, अदानी स्टॉक की वजह से इस तरह का ब्रूटल फॉल आया है। अदरवाइज ओवरऑल एनर्जी सेक्टर में ऐसा कोई खास प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन चूंकि इंडेक्स फॉलो करते हैं तो इंडेक्स में भी हमें पूरी तरह से दूर रहना है जब तक ये कम से कम 19,300 का एरिया प्रॉपरली ब्रेक करता ना नज़र आ जाए। अभी तक किसी तरह की कोई भी संभावना बेहतर तरीके से नज़र नहीं आ रही है।
बिल्कुल कहीं से भी ये ऊपर जाना चाहे, हमारे सपोर्ट एरिया से जाना चाहे ऊपर जा सकता है, लेकिन जब तक कोई क्लैरिटी नज़र नहीं आएगी हम बिल्कुल इससे पूरी तरह से दूर हैं। और अब आ गए हैं आईटी सेक्टर की चार्ट पर। आईटी सेक्टर में आपको याद होगा हमने सिंपली बात की थी कि इसने अच्छी चाल ले ली है, करेक्शन करना चाहे बिल्कुल कर सकता है, उसके लिए फ्री है, लेकिन अगर ब्रेकआउट अच्छे से देता है, कैरेक्टर नज़र आता है, तो फिर ये और अच्छा करता हमें दिखाता नज़र आ सकता है। क्या देखा आपने, ना वो कैरेक्टर आया, लास्ट वीक भी आपने देखा था नहीं आया था, और ना ही ऊपर जाने की कोशिश किया है। तो सिंपल सी बात यही है, अभी भी इसका ऊपर जाने का मूड नहीं है। इसका मतलब अब अगले वीक या उसके अगले वीक में ऊपर जाता नज़र आएगा कहीं से घूम के, तो हम उसकी बात ज़रूर करेंगे। लेकिन जब तक इन एरियाज़ को डिसाइसिवली कैरेक्टर के साथ नहीं निकालता है, कोई भी तेज़ी इसमें फर्दर हमें नहीं माननी है कि आ रही है। हालांकि जिस तरह से काम कर रहा है ओवरऑल, जैसा मैंने पहले ही बताया था, अच्छे तरीके से काम कर रहा है, लेकिन अभी भी ये डेंजर सिचुएशन से बाहर नहीं है, आउट ऑफ डेंजर मुझे कहना चाहिए नहीं है। अभी भी ये यहाँ से कुछ प्रॉब्लम करेगा तो कर सकता है। हमें बस ये ध्यान देना है ओवरऑल 28,000 का ये जो लो आसपास लगा है एरिया, इसको डिसाइसिवली ब्रेक अब नहीं करना चाहिए। इस दिन भी मैंने आपसे यही कहा था जब यहाँ था कि इस लो के आसपास नहीं आना चाहिए। आज तो और उसको आप कह सकते हो कॉन्फिडेंटली हम कह रहे हैं कि इस एरिया में नहीं आना चाहिए। अगर आता है तो फिर इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम हमें देखने को मिल सकती है। सो ओवरऑल जब तक इन एरियाज़ के ऊपर है, जैसी भी करेक्शन करना चाहे करके फिर ये ऊपर जाना चाहे बड़े आराम से जा सकता है। और ये रहा ऑटो सेक्टर का चार्ट। ऑटो सेक्टर में भी सेम स्टेटमेंट है जो लास्ट वीक है और उसके लास्ट मंथ था। एक ही बात मैं करता आ रहा हूँ, अच्छे से काम कर रहा है, निकलना है तो इन एरियाज़ को प्रॉपरली ब्रेकआउट देना पड़ेगा। कैरेक्टर के साथ वो नज़र नहीं आ रहा है, तो इसका साफ मतलब यही है कि अभी भी ये रेंज में रहने के मूड में है। कुछ और महीने यहाँ बिताना चाह रहा है या नीचे जाना चाह रहा है तो वो मुझे आज नहीं पता है, लेकिन जिस हिसाब का सिस्टम इसने बनाया है, जिस हिसाब से काम इसने किया है, अब यहाँ से इसको ऊपर निकल जाना चाहिए अगर ये ऊपर जाना चाह रहा है तो। सो ये क्या चुनता है क्या नहीं वो हम देखेंगे। मेनली जिस लो को हम फॉलो करने की बात करते आ रहे हैं उसमें कोई चेंज नहीं है। 12,150-60 का ये एरिया है। जब तक इसके ऊपर है, एक कैंडल इसके नीचे क्लोज बन जाएगी तो फिर हम मान लेंगे कि ये कहानी इसकी ख़त्म हो गई है और फिर ये नीचे और जाता फिर नज़र आ सकता है ज़्यादा तेज़ी से। लेकिन जब तक ऐसा नहीं हो रहा है, जब तक ये इन एरियाज़ को होल्ड कर रहा है, स्पेशली आप देख रहे हो हमारे मूविंग एवरेजेस को होल्ड कर रहा है, तब तक तो और भी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और ठीक इसी तरह आपको याद होगा एफएमसीजी में भी हम बात करते आ रहे हैं, यहाँ पे भी कोई चेंज नहीं है। सो कोई टाइम वेस्ट करने की बात नहीं है। जब तक 46,300, 500 इन एरियाज़ को डिसाइसिवली ब्रेक नहीं करता है, हम एफएमसीजी में कोई ज़्यादा बुलिश होने वाले नहीं हैं। हमारे नज़र में इसमें भी एक करेक्शन जो होनी चाहिए थी वो इसने बढ़िया तरह से कर ली है। अब ब्रेकआउट देना चाहे तो ये दे सकता है, उसी की संभावना है। लेकिन अगर नीचे के एरियाज़ जो कि 43,700-800 के हैं, इनको डिसाइसिवली ब्रेक करता है तो फिर वही बात है, जैसे ऑटो में फिर लेवल ब्रेक करने पे ब्रूटल फॉल देखने को मिल सकती है, वैसे ही एफएमसीजी में भी ब्रूटल फॉल देखने को मिल सकती है। और ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, ये तभी होंगी चीज़ें जब संभावना वही है कि निफ्टी नीचे जाना चूज़ कर ले, बैंक निफ्टी नीचे जाना चूज़ कर ले, ओवरऑल मार्केट नीचे जाने को चूज़ कर ले रास्ता। तो वो क्या होगा क्या नहीं हम देखेंगे। फ़िलहाल एफएमसीजी से दूर ही रहने की ज़रूरत है। जिनके पास नीचे से है उनको ऑलरेडी पता है सपोर्ट एरियाज़ को ही फॉलो करना है। और अब आ गए हैं पीएसयू बैंक के चार्ट पर। जैसा हम बैंक निफ्टी में बात करते आ रहे हैं वैसा ही हम पीएसयू बैंक में बात करते आ रहे हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी में जो हमें टारगेट अचीव होते नजर आए थे उसका मेन कारण पीएसयू बैंक था। और अब पीएसयू बैंक ने करेक्शन जब चूज़ किया है तो बैंक निफ्टी ने भी करेक्शन चूज़ किया है। दोनों ही लगभग सेम तरीके से चल रहे हैं। तो यहाँ पे भी सेम चीज़ है। जब तक 4390, 4395, मोटा मोटी आप 4400 मान लीजिए ब्रेक नहीं करता है, दूर रहने की ज़रूरत है। करेक्शन इसमें जो होना चाहिए वो हो सकती है। इसमें हम पहले से बात करते आ रहे हैं कि 3450, 3400 इन एरियाज़ के आसपास या थोड़ा बहुत इससे नीचे भी जाना चाहे जा सकता है। और यहाँ करेक्शन जो करना चाहे वो करके वापस ही अपने अप ट्रेंड को कंटिन्यू
कर सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन करेक्शन इसमें अभी बची हुई है। तो अभी उसी चीज़ को ये कंटिन्यू कर रहा है और कितना करेगा वो आज हम नहीं बता सकते, इसीलिए इसमें भी लेवल वाइज फिलहाल दूर ही रहने की ज़रूरत है। और अब आ गए हैं रियल्टी सेक्टर के चार्ट पर। याद है आपको मैंने क्या कहा था, इस सपोर्ट के नीचे काम कर रहा है, रेंज में काम कर रहा है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम कई बार बात कर चुके हैं कि सपोर्ट है वो या रेजिस्टेंस, उसके आसपास अगर कोई रेंज बन जाती है तो हमें उस रेंज को फॉलो करना होता है, उसको ब्रेक नहीं करना चाहिए। क्या देखा आपने, इसने उस रेंज को इस वीक फाइनली ब्रेक कर दिया है। 385 386 जैसा मैंने कहा था, इस साइड नहीं आना चाहिए था इसको, ये इस वीक आता नज़र आया है और सबसे बड़ी बात बहुत ही ब्रूटल तरीके से आता नज़र आ रहा है। सो इसका क्या मतलब है, इसका एक ही मतलब है कि अब इसने हमारी पिक्चर को बहुत हद तक साफ़ कर दिया है। साफ़ क्या कर दिया है, इसका साफ मीनिंग ये है कि इसमें हम अब तब तक किसी तरह की अप्रोच नहीं लेंगे जब तक ये हमारे 430 एरियाज़ जो कि ये करीब आ रहे हैं यहाँ पे, इसको ब्रेक डिसाइसिवली नहीं कर देता। जी हाँ दोस्तों, हमारे लिए अब सारे लेवल किसी काम के नहीं हैं, सिर्फ इसी लेवल को हमें फॉलो करना है। ये अब तभी ब्रेक होगा जब ये किसी तरह के अप ट्रेंड को कंटिन्यू करना चाहेगा, वरना मैं आपको बता दूं, जो अभी आपको ये नज़र आ रहा है जो 360 का एरिया, ये अब होल्ड करेगा या नहीं कोई क्लैरिटी नहीं है। याद रखिएगा, होल्ड कर लेगा बहुत अच्छी बात है, उसको सपोर्ट लेने के बाद यहाँ से ऊपर चला जाएगा बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब जब तक किसी तरह की अब ब्रेकआउट हमें नज़र नहीं आती है, हमारे लिए अब ये डेंजर जोन में जा चुका है। और डेंजर जोन में का मतलब मेरा यही है कि ये यहाँ से रेंज बाउंड या बियरिश ट्रेंड को भी कंटिन्यू करना चाहे तो बिल्कुल कर सकता है। सो ये देख लिए आपने सभी चार्ट्स। चलिए अब बात कर लेते हैं सबसे पहले ग्लोबल पॉइंट ऑफ व्यू से, जो ग्लोबली हम देखते हैं सारे चार्ट्स वो क्या हमें बता रहे हैं। देखिए सबसे पहले जो डाउ जोन्स मैंने आपको बताया था कि डाउ जोन्स एक अच्छे रेजिस्टेंस पे काम कर रहा है। उससे पहले भी जब ये पहुंचा था पहली बार, जो 35,000 के आसपास का एरिया था, 34,500 35,000, इसके लिए मैंने एक जोन दी थी आपको पहले, महीनों पहले दी थी कि यहाँ पे इसको एक करेक्शन करना चाहे बिल्कुल कर सकता है। आपने देखा वहाँ से फॉल आया 32,500 और 31,500 का 2 लेवल्स हमने आपको उस वक्त दिए थे। इसने पहले ही लेवल जो कि 32,600 के आसपास था उसको होल्ड किया और वहाँ से वापस बाउंस हमें नज़र आया। अभी जो इस वीक का अपडेट था कि जैसे ही ये रेजिस्टेंस पे पहुँचा था दोबारा से, मैंने आपसे कहा था कि वापस वहाँ से गिर सकता है, और वो गिरेगा या नहीं वो डिपेंड करेगा जो हमारे डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड हैं वो अपने बाउंसेस को बढ़ा रहे हैं या नहीं। तो क्या देखा आपने इस वीक, आपने देखा कि डाउ जोन्स ने उस रेजिस्टेंस से वापस से फॉल दिया 34,000 के आसपास के एरिया से, और वापस 32,500 का जो सपोर्ट जोन है उस पर आता नज़र आया है। और ये क्या बता रहा है, ये सिर्फ यही बता रहा है जो ग्लोबली हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो डॉलर इंडेक्स का बाउंस है और बॉन्ड यील्ड का बाउंस है वो मिनिमम एक्सपेक्टेशन जो थी वो कंप्लीट हो चुकी थी। अब और वो लेना चाह रहे हैं बाउंस या नहीं वो कंफर्म होना था, और हमने इस वीक देखा कि उन्होंने अपने बाउंसेस को और बढ़ाया है। जी हाँ, जो मिनिमम एक्सपेक्टेशंस थी उसके आगे वो निकलने की कोशिश करते नज़र आए हैं। हालांकि बॉन्ड यील्ड ने इतना कोई बाउंस बड़ा नहीं लिया है, 4% के नीचे ही है अभी भी, क्योंकि 4% के ऊपर निकलते ही वो और अच्छी टेरिटरी में आ जाएगा और पॉजिटिव टेरिटरी में आ जाएगा, जो कि मार्केट के लिए नेगेटिव होता है, लेकिन वो अभी भी 4% के नीचे है। मेन चीज़ है डॉलर इंडेक्स, जैसा मैंने कहा था कि 104 और 105 के बीच अगर ये नहीं रुकता है तो फिर ये 107, 8, 9 उस साइड भी बड़े आराम से बाउंस बढ़ाने जा सकता है। ऐसी कोई ख़ास बात नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ा फॉल इसने ऑलरेडी हमें दे दिया है। आज आप सोच रहे होंगे कि तीनों ही जो हम इंडेक्सेस देखते हैं, जो चार्ट देखते हैं, वो एक साथ हम बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इस बार वो बहुत ही वेल इंटरकनेक्टेड वे में काम कर रहे हैं। याद कीजिए मैंने आपको लास्ट वीक क्या कहा था कि अगर डाउ जोन्स जो रेंज में ऊपर काम कर रहा है रेजिस्टेंस के आसपास, वो गिरना चाहता है या नहीं, वो काफ़ी हद तक डिपेंड करेगा कि डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड दोनों अपने जो बाउंस ले रहे हैं ऊपर की ओर उसको वो बढ़ाना चाह रहे हैं या नहीं। क्योंकि जो मिनिमम एक बाउंस जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो तो आ चुकी है, लेकिन अगर और बाउंस वो लेना चाहें
ले सकते हैं, और अगर लेंगे तो फिर डाउ जोन्स हमें नीचे आता नज़र आ सकता है। बहुत अच्छे से मैंने इसको बताने की कोशिश की थी, जो भी अपना लेवल बेस्ट से बता सकता था, और इस वीक क्या हुआ वही चीज़ होती नज़र आ रही है। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ये करे, लेकिन जो होता है, जिसकी संभावना बनती है, उसकी बात करनी पड़ती है। तो अभी हमने क्या देखा है इस वीक कि डाउ जोन्स वापस से 34,000 से 32,500 600 जो हमारा सपोर्ट एरिया था उसके आसपास आ गया है, और उसका सबसे बड़ा कारण है जो डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड दोनों का बाउंस का बढ़ाना। तो अभी तक ऐसा कुछ बिगड़ा नहीं है, याद रखिएगा। मेन चीज़ यही है कि जो बाउंसेस आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं, किस तरह से आ रहे हैं। तो अब जो रिवाइज लेवल है हमारा वो 32,000 के आसपास है, मोटा मोटी 31,900 32,000। इसके ऊपर मोटा मोटी ये करेक्शन डाउ जोन्स की एंड हो जानी चाहिए। उसके नीचे डाउ जोन्स को 2-3 डेज की जो सस्टेनेबिलिटी है, जो कैरेक्टर है, वो नज़र नहीं आना चाहिए, वो दिखाना नहीं चाहिए। इसके अलावा अगर अपने इंडियन सेक्टर्स की बात करें तो इंडियन सेक्टर्स में भी जैसा आपने देखा है, हम लोग लास्ट 1-2 वीक से ज़्यादातर इंडेक्स से, ज़्यादातर जो सेक्टर हैं उनसे दूर रहने की बात करते आ रहे हैं। मेनली जो था हमारे लिए एक जो फोकस था पहले, जो एनर्जी, मेटल, आईटी, रियल एस्टेट, ये सारे जो हमारे सेक्टर्स थे, धीरे धीरे करके वीक बाय वीक एक एक करके कम होते जा रहे हैं। एक एक करके हमें दूर रहने की सलाह ये सब देते चले जा रहे हैं, और हम इनसे दूर भी हैं। लेकिन जो एक लास्ट था हमारा रियल्टी सेक्टर, जिससे हम काफ़ी उम्मीद कर रहे थे, उसने भी लेवल को ब्रेक कर दिया। अब 1-2 दिन में ऊपर नीचे काम करके अगर वापस ऊपर आ जाए तो हम देखेंगे, लेकिन जो उसने एक सजेशन हमें दिया है और जो सारा माहौल सा बन रहा है वो कहीं ना कहीं ठीक नज़र नहीं आ रहा है। उसकी बात अभी आपको निफ्टी से समझ में आ जाएगा। सेक्टर कुल मिला के आप समझ लीजिए, एक भी ऐसा फ्रेश सेक्टर नहीं है जिसमें हम ये कह सकें कि आपको इसमें बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। एक आईटी बना हुआ है अच्छी जगह पे, लेकिन वो भी अभी रेजिस्टेंस पे है, तो वो उसको ब्रेक करके और कंटिन्यू ट्रेंड करेगा या करेक्शन कर लेगा, वो हम नहीं जानते, राइट। तो वो भी रेजिस्टेंस जोन के आसपास है, यानी अभी भी हम उससे फ्रेश मूव की एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते। ब्रेकआउट वो दे देगा तो ऑब्वियसली वो अच्छा करता नज़र आ सकता है। यानी आईटी भी फिलहाल एफएमसीजी और ऑटो जैसे सेक्टर के कैटेगरी में आ जाता है कि चाल उसने भी अच्छी दे दी है, लेकिन अब यहाँ से अच्छी चाल देगा या नहीं वो कंडीशनल हो गया है। सो अब बात कर लेते हैं उस हिंट की जो आज हम पहले ग्लोबल व्यू से हमने जो स्टार्टिंग की थी उसका क्या कारण था और क्या चीज़ें हम आज आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। निफ्टी के बारे में आपको याद है हमने क्या बात की थी लास्ट वीक, कि अब जो एक हल्की सी होप जगी है कि यहाँ पे एक थोड़ा सा मूवमेंट हमें आता नज़र आया है। बजट के बाद से तो बिल्कुल ही शांत हो गया था मामला सारा हमारी इंडियन मार्केट में। बाहर सब कुछ अच्छा हो रहा था, लेकिन यहीं पे पूरी तरह से मनहूसियत फैली हुई थी, कुछ भी नहीं हो रहा था। फाइनली हमें लास्ट टू लास्ट वीक एक थोड़ा बहुत अपसाइड मोमेंटम देखने को मिला, और जिसके कारण हमने ये कहा कि ओवरऑल तो हम रेंज में हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन अगर इसे फैब मंथ में यानी अभी कुछ दिनों में अच्छा करना है तो इसे 17,700 से 800 का जोन अब ब्रेक नीचे नहीं करना चाहिए। क्या देखा आपने, उसने ब्रेक कर दिया उसको वापस से। और इसके लिए भी मैंने आपसे क्या कहा था कि अगर ब्रेक करता है, जो कि कोई बड़ी बात नहीं है, अभी भी मोर और लेस रेंज में ही है, कुछ ऐसे प्राइस में कोई चेंज नहीं आया है, राइट, सिर्फ और सिर्फ मोमेंटम में चेंज आया है। तो मैंने आपसे कहा था कि अगर ब्रेक करता भी है तो फिर इसके ब्रेक करने का कोई मकसद होना चाहिए। देखा आपने मकसद इस वीक क्या हुआ। ऐसी फॉल आप याद कीजिए पिछले वो 4-5 वीक्स में क्या आपको देखने को मिली है, नहीं मिली है। ना ही आपको वैसा राइस ना ही वैसा फॉल देखने को मिला है। और अब ये यही इशारा कर रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हलचल बढ़ रही है, और अब ये रेंज कहीं ना कहीं शायद एंड पे है। जी हाँ, इसका मतलब ये है कि अगर ये जो हमने बात की थी कि एक लो लगाना चाहे, अगर आने वाले कुछ दिनों में ये लगा लेता है तो इससे अच्छी कोई बात नहीं है, क्योंकि माहौल सारा बन गया है। अब आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि मैंने ग्लोबल व्यूज़ की बात पहले क्यों की। तो कुल मिला के निफ्टी हो, बाहर के मार्केट हो, सारे कहीं ना कहीं अब सिंक होते नज़र आ रहे हैं। और अब अगर निफ्टी हमारा एक नया लो लगाना चाहे, लगा के ऊपर अगर जाती है, अगर ऐसा हमें नज़र आता है तो ये काफ़ी पॉजिटिव हो सकता है। लेकिन ये तो फिर दूर की कौड़ी हो गई, 1-2 हफ्ते आगे की बात हो गई। अब इमीडिएट प्रॉब्लम की बात कर लेते हैं। जो इमीडिएट नज़र आ रहा है 17,700 का एरिया ब्रेक कर चुका है, तो अब क्या, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है ये समझना बहुत ज़रूरी है।
अगर ये रेंज ऐसे ही कंटिन्यू रखता है जो अभी तक करता आ रहा है तो कोई बात ही नहीं। देखिए फिर तो ये सारी बातें जो मैं आज कर रहा हूँ वेस्ट ऑफ टाइम हो जाएगा और वो हमें आने वाले 1-2 वीक के अंदर अंदर पता लग जाएगा। डोंट वरी अबाउट इट। लेकिन अगर इसका कोई मकसद है, अगर इस हलचल का कोई भी मकसद है, तो जैसा मैंने कहा ये वो मोमेंट है। इसी 1 वीक या 2 वीक के अंदर अंदर इसको वो दिखा लेना चाहिए, वो काम कर लेना चाहिए जो कर सकता है। क्यों? उसका रीज़न मैंने आपको बताया। ग्लोबली जो सिनेरियोज़ हैं वो सिंकअप होते नज़र आ रहे हैं। अब जो अभी तक थोड़ा पिछले महीने से कुछ अलग चल रहे थे, वो कुछ और ही काम कर रहे थे, हम कुछ और ही काम कर रहे थे। ये आपने आई बिलीव देखा होगा, राइट। तो वो अब सिंकअप होते नज़र आ रहे हैं। एक्सपायरी नज़दीक आ रही है और सबसे बड़ी बात है वो समय नज़दीक आ रहा है जहां हमने बात की थी कि अब ये मार्च में ही हमें मोस्ट प्रोबेबली मार्च अप्रैल के अंदर अंदर पता लग जाएगा कि अगर ये अच्छा करना चाह रहा है या पेन का रास्ता चुनना चाह रहा है। सो आपको बस ये सारी कहानी बताने का मकसद ये था कि ये जो हलचल हो रही है इसका अगर जो मकसद दिख रहा है वो कहीं ना कहीं इस करेक्शन को एंड कर सकता है। यानी कि जो हमारा पेन है कि हम ना तो ऊपर की ओर हैं ना हम नीचे की ओर डिसाइसिवली काम कर पा रहे हैं, एक त्रिशंकु की तरह फंसे हुए हैं बीच में, ना हम प्रॉपर बुलिश हैं ना बियरिश हैं। ओवरऑल हम चाहे कितने भी बुलिश हों, लेकिन आज की तारीख में अगर हम देखें आने वाले हफ्तों की ओर तो वो तो ब्लैंक नज़र आ रहा है। हमें कुछ भी नहीं पता कि ये रेंज में रहेगा कि ये लेवल कट जाएगा, राइट। तो ये जो एक ब्लैंकनेस है हमारी पूरी अभी लाइफ में चल रही है, सबके जितने भी ट्रेडर्स हैं या इन्वेस्टर दोस्त हैं उनका ब्लैंकनेस ये ख़त्म कर सकता है। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ, ये वो इवेंट एक तरह का क्रिएट हो रहा है, वो माहौल क्रिएट हो रहा है। तो अब उसका ये माहौल ये भुनाएंगे मार्केट वाले या नहीं, ये सिर्फ ऐसे ही ये भी बिता देंगे जैसे बजट के बाद एक उम्मीद थी कि एक माहौल बनेगा अप ट्रेंड का, नहीं बना। अब एक माहौल बन रहा है कुछ चुन लेने का। हम लोग तो बुलिश हैं वो तो छोड़ दीजिए, वो आपको मैं बता ही चुका हूँ, लेकिन इसके लिए एक चुनने का मौका है कि ये क्या करना चाह रहा है। तो अब वो समय आ रहा है, वो उसको ही चुनना पड़ेगा। मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, राइट। क्योंकि मार्केट को अगर हमारे हिसाब से चलना था तो उसको दिसंबर में शुरू हो जाना चाहिए था, वो नहीं हुआ, आपने देखा। तो वो जो इसने समय ख़राब किया था उसको कभी मत भूलिएगा। उसका कितना इम्पैक्ट जैसा मैंने कहा पड़ेगा वो अब वक्त आपको दिखा रहा है। 2 महीने बीत चुके हैं, वहाँ से 2.5 मंथ बीत चुके हैं, अभी भी वो पेन जारी है। अब ये क्या करेगा ये हम देखेंगे। उम्मीद अच्छी की करें कि कुछ न कुछ हमें ये एक दिशा एटलीस्ट दिखाता नज़र आए, चाहे वो ऊपर का हो या नीचे का हो, वो हम देख लेंगे। क्योंकि रेंज बाउंड अगर इसने रहना एकदम डिसाइड कर लिया तो बहुत ज़्यादा पेनफुल होगा सभी के लिए, राइट। तो देखते हैं क्या होता है। नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे और जो भी कुछ अगर अपडेट होगा तो टेलीग्राम में तो उसकी बात करेंगे ही। दीजिए मुझे इजाज़त, नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।